हमारे सामने जो है 2024 की सिविल जज कार्तिकी अवंतिका, जो कि मूल रूप से बिलासपुर की रहने वाली है। और कुछ गलत होगा तो बता देना ना, क्योंकि वैसे ही मैं भुलक्कड़ हूँ। और इन्होंने इससे पहले भी कई एग्ज़ाम दिया है, महाराष्ट्र का भी दिया है, और महाराष्ट्र का भी इनके सामने इंटरव्यू है, जैसे कि मुझे अभी बताया इन्होंने। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो ठीक है, एक हमारे चर्चा का विषय है। पर देखिए कि अगर आप किसी एक स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने दूसरे स्टेट के भी ऑप्शंस को ओपन कीजिए, ताकि आपको किसी भी स्टेट में जुडिशरी में जाना है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहें। और आप जितना स्टेट देंगे, जितनी जगह को देंगे, आपके उतने ही जो है विज़न क्लियर हो जाएंगे और आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता है। और हमेशा मैं पढ़ाते समय बोलता हूँ कि अगर आपको घूमने का शौक़ है तो परीक्षा से अच्छा वैध घूमने का कोई तरीका नहीं। आप पापा को अभी बोलिए कि पापा मेरे को 5,000 चाहिए, बोले क्यों, मेरे को अभी जो है अपने दोस्तों के साथ मनाली जाना है। तो पैसे तो अलग मिलेंगे नहीं, और 2-4 और आपको उपदेश मिलेंगे। पर अगर आप ये बोल दो कि पापा मनाली जाना है, 5,000 दीजिए, मेरा एग्ज़ाम है, तो पापा बोलेंगे बेटा 10 लेके जा। तो एक अच्छा अनुभव होता है, जिससे आप जो है पूरे भारत भ्रमण को करते हैं और परीक्षा की तैयारी भी हो जाती है। ठीक है, बहरहाल ठीक है, मैं चाणक्य की ओर से, इस परिवार की ओर से कार्तिकी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इन्होंने 8th रैंक जो है एक्वायर की है छत्तीसगढ़ में, तो ये इनके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बाकी हमारी अक्सर ऑनलाइन क्लास में थी, तो अक्सर हमारी बातें ऑनलाइन में होती थी, मैसेजेस में होती थी, और काफ़ी कंफ्यूज रहती थी, सर होगा नहीं होगा, क्या होगा। तो मैंने एक ही चीज़ कहा कि हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और जब अंतिम परिणाम आया उसके बाद भी बात हुई, सर हो गया, मतलब मैंने तुम्हारा नाम देखा और अच्छा लगा, और बेवजह का जो है तुम टेंशन ले रही थी। देखिए, मैं अभी भी बोलता हूँ कि डेस्टिनेशन सब ऊपर वाला तय करता है। अभी मैं जिस क्लास ले रहा था और धर्म की बातें पढ़ रहे थे हम लोग, चैप्टर 15 में इसमें, तो आप एक देखिए संतुलन देखिए इस दुनिया का, और उसी पे बात कर रहा था कि किसको किस धर्म में पैदा होना है। जब आप ये तय नहीं कर सकते हो, तो सोचिए कि ऊपर वाला क्या कुछ सोच के रखा है आपके लिए। तो उसके इंसाफ, उसके उपहार के लिए जो है आप शंका मत कीजिए, अपना कर्म करते जाइए, वो आपको एक ना एक दिन आपके परिणाम तक पहुंचाएगा। तो यकीन और विश्वास सबसे बड़ा जो है हमारा मनोबल होता है। जैसे इसका स्टेटस देखा मैंने, तो ये लिखी हुई है आस्था, व्हाट्सएप में ऐसा कुछ लिखा है ना। तो आस्था बहुत बड़ा जो है क्या है, मनोबल होता है हमारा। आप बिलीव कीजिए, जैसे अभी बताया ना आस्था और तर्क, तो आस्था अगर आपके पास है तो आपको कोई आपकी जगह से नहीं ला सकता, ठीक है। तो उस पर यकीन कीजिए। तो मैं अब ओवर टू कार्तिकी कि वो बताएं कैसे तैयारी की, प्री मेंस इंटरव्यू उनका क्या रहा। जैसा हमारा एक टॉक होता है, आपके कुछ डाउट हैं तो आप अपने डाउट भी पूछिए उनसे, ठीक है। ये आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप बोलें तो मैं यहाँ बैठता हूँ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नहीं सर, आप बैठिए ना। चलो ठीक है, सुनने को मिलेगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पेरेंट्स को, राघवेंद्र जी को और सर को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी। एम आई ऑडिबल ना, आवाज़ आ रही है? ओके। मतलब सभी का सपोर्ट रहा है सक्सेस में। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि एक इंसान ने मेहनत करी तो आप सक्सेस पा सकते हो। और जब तक आपका इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहेगा, जब तक आपके पेरेंट्स ऐसे नहीं रहेंगे कि वो समझे आपको चांस दें, तो आप नहीं पा सकते हो चीज़ें। आपके फ्रेंड्स भी वैसे होंगे, ऑब्वियसली आप सबके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो मोटिवेट करते होंगे, और मतलब एक जन की मेहनत से नहीं हो सकता है ना। तो मेरे भी काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स रहे हैं। मैंने छत्तीसगढ़ इसके पहले भी दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था, बिकॉज़ मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिलीट होते हैं, तो उसके कारण मतलब जो स्कोरिंग रहती है वो हमेशा अप डाउन हो जाती है। आप जितना सोच के रखोगे वो नहीं आ पाता है। देन मैंने मतलब मेरे को ऐसा था कि सिर्फ अगर मैं छत्तीसगढ़ पे फोकस करूँगी, तो मुझे पता था कि यहाँ पे मेंस में सिर्फ आंसर राइटिंग नहीं आती है, जजमेंट राइटिंग आती है। तो मेरे को पता था कि स्कोप जो है वो थोड़ा नैरो हो जाएगा। तो मैंने एमपी पे भी फोकस किया था, बिकॉज़ मुझे करना था कि आंसर राइटिंग भी अच्छी हो जाए, नॉलेज भी गेन कर सकें। तो मेरा एक अटेम्प्ट एमपी का भी रहा है, और उस टाइम पे ही वो रूल आ गया था 70% एंड 3 years प्रैक्टिस वाला।
तो उस कारण वहाँ पे कट ऑफ हाई चला गया था। बाद में फिर आप लोग सब चीज़ें जानते हो। फिर मैंने महाराष्ट्र का अटेम्प्ट दिया था, तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू तक गई थी, बट इंटरव्यू से मेरे 3 मार्क्स के लिए रह गया था, तो मैं वहाँ से लौट आई थी। बट उस टाइम पे जो मतलब एक्सपीरियंस मैंने किया था कि अरे क्यों नहीं हुआ ऐसा वैसा, बट आज यहाँ पे आके ऐसा अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा हुआ। अगर वहाँ हो जाता तो मुझे छत्तीसगढ़ नहीं मिल पाता, और इससे बढ़ के क्या होता है कि अपना होम स्टेट अगर मिल जाए आपको। तो अभी मेरा एक और इंटरव्यू है, बट आई एम सो लकी कि पहले ही छत्तीसगढ़ पे मैंने अच्छी खासी पोजीशन आ गई सर के कारण। और सर ने मेंस में इंटरव्यू में नो डाउट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। जजमेंट राइटिंग में तो आई वाज ब्लैंक, बट सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया है। इंटरव्यू की क्लासेस भी काफ़ी अच्छी रही हैं, और मॉक भी मेरे यहाँ पे क्लासेस में मैंने 4 से 5 मॉक दिए थे, विच वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस और ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। अभी सच में ऐसा बताऊँ तो अभी मैं पढ़ तो कुछ भी नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए। वो टाइम को याद करो ना, जब आपने मेहनत करी है वो टाइम आप याद करोगे तो आपको सच में अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा टाइम होता है, बहुत अच्छी जर्नी होती है। आप पढ़ रहे हो, सुबह आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो, जब आप कुछ अचीव करोगे ना तो वो टाइम को याद करके सच में बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमने सच में किया था। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगी कि जब तक खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, हर किसी को पता होता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हम दिखावे के लिए कर सकते हैं कि हाँ बुक ओपन करके बैठ सकते हैं, बट आपको पता होगा कि आप कितना पढ़ रहे हो। जब तक आपके अंदर खुद सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा ना कि हाँ हमने पढ़ लिया है, तो वो कोई वैल्यू का नहीं है। आपको पता है कि आपने नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ा है, और जब आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया ना कि हाँ मैंने तो मेहनत करी है, मतलब समझ लो रिज़ल्ट पक्का है। हो सकता है मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, तभी ये ऐसा फेलियर मिल रहा था मुझे, बट इस बार हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैंने मेहनत तो करी है। जब आप सेटिस्फाइड रहो तो आपको उसकी वैल्यू भी रहेगी। अगर आपको कोई चीज़ ईजीली मिल जाती है तो आपको वैल्यू भी नहीं रहती है ना। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट। सबके साथ सब है, सबकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब कोई है, और सर तो है ही। तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, सबको रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा। और आप लोगों की कुछ डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन। तो खुद को एक चीज़ पूछना था, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का डिफरेंट सिलेबस है, एमपी का डिफरेंट है, महाराष्ट्र का भी थोड़ा डिफरेंट है। हाँ। तो आपके तीनों का कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट किया, मोटिवेटेड रहे? ऐसा होता था कि मेरे साथ ये चीज़ें होती थी, काफ़ी चीज़ें क्लैश हो जाती थी। कभी कहीं का प्रीलिम्स है तो कभी मेंस है, और हर स्टेज की पढ़ाई जो होती है काफ़ी डिफरेंट होती है, एज़ वी ऑल नो, है ना। तो अभी भी मेरा हर टाइम पे ऐसा ही होता था कि मतलब हमेशा मैं डिलेमा में रहती थी कि मैं प्री का पढूं या इंटरव्यू का पढूं, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर से एक इंटरव्यू पेंडिंग है। और सर से मेरा हमेशा यही डाउट रहता था, सर मैं मेंस का करूं कि इंटरव्यू का करूं, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर बोलते थे दोनों चीज़ें एक साथ थोड़ा थोड़ा मैनेज करो, हो जाएगा चीज़ें। तो बस वही है कि आप बेयर एक्ट्स तो पहले फोकस करते रहो। आंसर राइट अगर आप एमपी के लिए कर रहे हो, महाराष्ट्र के लिए, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। और जजमेंट राइटिंग भी साथ, मतलब ऐसा आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करो कि सारी चीज़ें आपकी थोड़ी थोड़ी होती रहें, और प्रॉपर मॉक देते रहो। मेंस के लिए भी आप प्रॉपर मॉक दो। एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि सर ने जो हमारे मॉक लिए थे ना मेंस के, देवर लाइक कि ट्रांसलेशन बहुत लेंदी था। तो कुछ लोगों का कहना था कि अरे इतना लेंदी तो आता नहीं है, तो फिर क्या मतलब है, सर क्यों ले रहे हैं ऐसा वैसा। बट यही हुआ कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बड़े पैराग्राफ्स आ गए थे, तो अगर हम वैसा मॉक नहीं देते तो ऑब्वियसली हमारा टाइम मैनेजमेंट वहाँ नहीं हो पाता। बट उन मॉक से बहुत प्रैक्टिस हुई थी। तो मॉक देते रहो, और प्रीलिम्स के लिए भी प्रॉपर मॉक दो। मुझे काफ़ी लोगों ने गाइड किया, अभी आप लोग के सामने राघवेंद्र सर हैं, उन्होंने भी मेरे को बोला था कि आप OMR में ही प्रॉपर करते रहो, मॉक देते रहो प्रीलिम्स के लिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप टाइमर चालू करो, वैसे मॉक दोगे तो आपको एक सीरियसनेस आएगी कि हाँ एग्ज़ाम में ही बैठे हो आप, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट और आपके रूम का इन्वायरमेंट बहुत अलग होता है, तो हमको वैसा बना के चलना पड़ेगा, है ना। तो वैसे आप कवर करोगे तो ईजीली हो जाएगा। ओके, एनी मोर डाउट्स? फेलियर का क्या रीज़न था, मतलब इतने बार प्री भी नहीं क्वालिफाई हुआ? मेरा
मेरा छत्तीसगढ़ का ही प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता था, बाकी तो ऐसे मेरा महाराष्ट्र का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, दोनों प्रीलिम्स वहाँ के क्लियर हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में जो मतलब हो सकती है कुछ चीज़ें माइनर एक्ट्स जो थे उन पे मैंने मतलब पढ़ाई तो की थी, बट आई कैन से कि मैं एग्जैक्ट नहीं थी, कि जैसे एक्साइज की पनिशमेंट वगैरह थी वहाँ पे, तो मैं श्योर नहीं हो पा रही थी वहाँ पे कि क्या आंसर हो सकता है। तो कुछ अगर माइनर पे फोकस किया जाए ना तो इजीली हो सकती है चीज़ें, हम माइनर को जनरली इग्नोर कर देते हैं। और दूसरे स्टेट का आप जाओगे तो वहाँ पे तो आप और ज़्यादा इग्नोर करोगे वहाँ के एक्ट्स को, तो पहले आप ट्राई करो कि आप वही कवर करो, तो वो चीज़ों को ईजी बनाता है। एंड प्रॉपर रिविज़न करते रहोगे तो फिर अच्छा रहेगा सब चीज़ें। प्रैक्टिस एडवांटेज दे सकते अगर आप देखो कोई भी चीज़ को पॉजिटिवली लोगे तो सब अच्छा रहेगा। आप लोग के पास और ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो आप यही करो कि उस पे आप प्रिपेयर करो पॉजिटिवली, उन चीज़ों को लो कि हमें टाइम मिल रहा है अच्छे से, क्योंकि अभी आपके लॉज भी चेंज हो गए हैं, है ना। और आपके सीजी पे अगर आप फोकस करोगे तो जीके भी आ गया, विच इज़ वेरी वास्ट। यू कांट कवर कि आप बोलो कि आप 1 महीने में कवर कर लो, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, क्या आएगा। और हमने भी बहुत प्रिपेयर किया था, टाइम तो अच्छा मिल गया था प्रिपेयर करने के लिए, बट आप लोग अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे अभी, मतलब जो 24 वाले थे, तो क्वेश्चंस जो थे वो इकोनॉमिक सर्वे पे आ गए थे, स्टेटमेंट वाइज आ गए थे, तो आप नहीं बोल सकते कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से उनको प्रिपेयर करो। आप और दूसरे स्टेट के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, एमपी दे सकते हो, आप जो भी स्टेट आप टारगेट करना चाहो। आप जितना ज़्यादा स्टेट को फोकस करोगे तो आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहेगा, है ना, तो वो आपके लिए यूज़फुल ही रहेगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि छत्तीसगढ़ देना है तो फिर आप वेट करोगे कि इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसका प्रीलिम्स कब होगा। बट अगर आप 2-3 स्टेट्स को टारगेट करते रहोगे तो एक के बाद एक एग्ज़ाम्स आते ही रहते हैं, तो इससे रिवीजन आपका होते रहेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है, रिव्यू पिटीशन को लेकर 3 ईयर है, तो उसका भी कुछ क्लियर करो कि कैसे करना चाहिए नए बच्चों को, क्या उसको मान के चले या फिर अपना स्टार्ट रखे तैयारी, नहीं, कैसे 1 साल में टारगेट करें, या फिर हमको क्या करना चाहिए? अभी तो वो यही कर सकते हैं कि मतलब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट रखें कि हाँ, जो भी चीज़ें होती हैं वी कांट चेंज, जो भी होगा आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हो इस पर। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ऐसा करो कि आपकी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। टाइम बचता है तो और अच्छी बात है, आपका रिवीजन होता रहेगा, आप दूसरे कुछ किसी और एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, आपके लिए पॉजिटिव ही रहेंगी वो चीज़ें। आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे मान के चलो कि हाँ, हमको तो आप एक डेट फिक्स कर लो कि हमको तो इस टाइम पे, हमारा ईयर फिक्स कर लो, हमको इस टाइम पे अपीयर होना है। अब एनी हाउ यू हैव टू कवर योर सिलेबस ना, तो बस ऐसा फिक्स करो आप लोग। ऐसे दूसरे स्टेट्स का तैयारी कैसे किया आपने? मतलब मेन सब्जेक्ट्स तो हो जाएंगे, हाँ। माइनर सब्जेक्ट्स है उनका, अगर जीके आता हो ऐसा कुछ हो? हाँ, मैंने एक्चुअली एमपी का ही टारगेट किया था, तो एमपी जीके तो मैंने कवर कर लिया था। एंड महाराष्ट्र में कोई जीके नहीं है। एंड माइनर तो देखो आप 2-2 दिन एक एक एक्ट्स पढ़ोगे तो वो इजीली कवर हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैंने खुद से ही पढ़ा था वो, तो ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप एक बार सोचो कि हाँ हमें ये करना है तो हो जाएगा क्लियर, बहुत ही ज़्यादा ऐसे नहीं रहता है। और अगर है भी तो यू हैव टाइम, यू कैन कवर दैट, है ना, तो आप कर सकते हो। और एक और चीज़ बताऊंगी कि मुझे मराठी पहले नहीं आती थी, मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, आफ्टर दैट मैंने मराठी सीखी है, सो दैट आई कैन अपीयर इन महाराष्ट्र इंटरव्यू। तो अगर आप सीखना चाहो तो कुछ भी सीख सकते हो, क्योंकि एक दूसरी लैंग्वेज साथ साथ में आपको लॉज भी पढ़ने हैं, फिर लैंग्वेज भी, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था कवर करना, बट करना चाहो तो कुछ भी हो सकता है। और आपका इंटरव्यू कैसा रहा यहाँ और वहाँ के कंपैरिजन? मतलब वहाँ का इंटरव्यू कैसा बैलेंस और यहाँ का कैसा? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में ऐसा रहता है कि 2 मेंबर्स रहते हैं, एक पीएससी के मेंबर रहेंगे एंड एक जस्टिस रहते हैं। और अगर मैं देखूँ तो दोनों जगह का इंटरव्यू मेरा थोड़ा सिमिलर था, क्योंकि वहाँ भी मेरा मुझसे अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सेम यहाँ पे भी यही हुआ था। यहाँ पे 4 मेंबर्स थे एंड दे वर क्वाइट पोलाइट, और वो काफ़ी एंटरटेन कर रहे थे, एंटरटेन इन द सेंस इग्नोर नहीं कर रहे थे।
तो अगर मतलब उनसे आई कांटेक्ट मैंने प्रॉपर बना के रखा था। सर ने जैसा बताया था कि किसी भी मेंबर को ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर एक मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बट यू हैव टू मेंटेन आई कांटेक्ट विथ एवरीवन, जस्ट लाइक अभी मैं अभी सबको देख के बोल रही हूँ, तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी मेंटेन करना पड़ता है। तो उससे किसी को ये फीलिंग नहीं आती कि हाँ ये हमें इग्नोर कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर आपको भी वैसा ही एंटरटेन करेंगे। तो क्वेश्चंस तो मुझसे ईजी ही पूछे गए थे और थोड़े बहुत जीके के क्वेश्चंस थे। बाकी पर्सनल वो ज़्यादा पूछे नहीं क्योंकि उनके पास प्रोफाइल नहीं थी हमारी, उन्हें बस हमारा ग्रेजुएशन 10th 12th एकेडमिक से बस पता था एंड एक हॉबी पता थी, तो वो और क्या पूछते। तो लॉज ही मुझसे पूछा गया और थोड़ा मेरा बीकॉम बैकग्राउंड है, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे थे। तो इंटरव्यू तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा गया था और इजी ही क्वेश्चंस थे। आई वॉज लकी कि अच्छे क्वेश्चंस थे मेरे लिए। तो नोट्स कैसे बनाते थे आप प्री के लिए? बेयरएक्ट में की अलग से हाँ, मैं बेयरएक्ट पे ही बनाती थी। हाँ, आपको जो चीज़ें मेंशन करनी है वो आप स्टिकी नोट्स पे आप करते जाओ, उस पे ही ऐड करते जाओ, तो वो पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए इजी रहता है। मेंस का मैम कैसे छत्तीसगढ़ का सर ने करवाया था, सर तो बैठे हैं। ऑनलाइन में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कुछ ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ बिकॉज सर कॉपीज़ भी प्रॉपर चेक कर रहे थे और कभी भी डाउट्स होते थे तो हम सर को भेज देते थे, तो सर उन्हें क्लियर कर देते थे। एंड जब आप लोग मेंस की क्लासेस ज्वाइन करोगे तो वहाँ काउंसलिंग भी होती है, तो आप कभी भी उन पर डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो सर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते थे। मुझे बदनाम किया जाता है, मैं कॉपी चेक नहीं करता। ठीक है, लोग बोलते हैं। नहीं सर, आपने कॉपीज़ चेक करी थी। हम लोग के पास काफ़ी कम टाइम था क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जल्दी प्रोसेस हुई है। प्रीलिम्स हुआ, उसके 2 महीने बाद ही मेंस था, फिर 1-1.5 महीने बाद ही इंटरव्यू था। तो सर को जितना टाइम मिला उस हिसाब से सर ने काफ़ी अच्छे से किया है। जजमेंट का तो सर नहीं कर पाते। हाँ, बट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन आप लोग अभी से ही ऐसा करो कि बेयरएक्ट जो है वो डिग्लॉट तो होगी सबके पास, तो थोड़ा ऐसा मेंटेन करो कि आप दूसरी लैंग्वेज भी, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश भी देखो, इंग्लिश मीडियम में तो हिंदी भी देखो, अंडरलाइन करते जाओ। मुझे ऐसे याद है कि मैं थोड़ा चैट जीपीटी की भी हेल्प ले लेती थी और बोलती थी कि लीगल वर्ड्स मुझे सेंड करो, और बाकी बेयरएक्ट तो मतलब 6000 to 7000 वर्ड्स मैंने उस टाइम पे लर्न कर लिए थे, तो ईजी हो जाता। आप एक कॉपी मेंटेन कर लो, उस पर आप लिखते जाओ। अगर सब्जेक्ट वाइज लिखना है तो सब्जेक्ट वाइज लिख लो, तो वो कैप्स काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, तो वहाँ पे हो जाता है इजीली। मेंस के लिए वो टाइम सफिशिएंट रहते हैं जो प्री निकलने के बाद जो टाइम मिलता है कि पहले से तैयारी करने लगे हम लोग? हाँ, अभी अगर आप छत्तीसगढ़ पे फोकस कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना टाइम सफिशिएंट रहेगा। बाकी थोड़ा आप ट्रांसलेशन तो अभी से देखते रहो, क्योंकि जजमेंट हर कोई, मेरा ऐसा मानना है कि जजमेंट हर कोई करेगा, चार्जेस हर कोई लगभग सब सेम ही बनाएंगे और सब वही करेंगे, आपके इश्यूज़ भी सबके सेम ही रहेंगे। मेन जो मार्क्स मुझे लगता है जो वेरी कर सकते हैं वो ट्रांसलेशन के हो सकते हैं, जिनका उस पर अच्छा कमांड है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा वहाँ पे और वो अच्छा स्कोर करेगा। और बताइए, कुछ डाउट्स हो तो। और कोई प्रश्न आप लोगों का? अच्छा, आप लोगों की न्यू क्रिमिनल लॉज स्टार्ट हो गए? ओके, और जीके कर रहे हो आप? आज ही खत्म ही हुआ। अच्छा, ओके, तो जीके वगैरह प्रॉपर कर रहे हो ना आप लोग? ठीक है। मैम आप कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बस यही टारगेट रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाए। घंटे मत देखो, बस ऐसा अपना टास्क बना लो कि हमें ये चीज़ें करनी है, ट्राई करो कि वो कंप्लीट हो जाए ऐसा। एवरेज तो कुछ हो गए? हाँ, 8 आवर्स तो रहता ही था, फिर अगर ज़्यादा हो पाया तो थोड़ा ज़्यादा करें। सच बताऊँ तो अभी रिज़ल्ट के बाद मुझे मन नहीं कर रहा, लेकिन उस टाइम पे ना 1-2 दिन ऐसा लगता था कि अरे नहीं यार नहीं पढ़ते, लेकिन पढ़े बिना रहा भी नहीं जाता था। अभी कि मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे को ना सच में पढ़े बिना अच्छा नहीं लगता है, भले ही मैं कंबाइन में आ रहा है इसलिए लग रहा है। नहीं नहीं, आप पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे यार, मतलब लाइफ बहुत बोरिंग है। मैं इंटरव्यू तक तो ऐसा था कि ये एक बार एग्ज़ाम निकल जाए फिर ये करेंगे वो करेंगे ऐसा टाइप का, लेकिन पढ़ाई के बिना कुछ है ही नहीं।
ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ना तो चाहिए। क्या करोगे फिर, कितनी मूवीज़ देखोगे, क्या करोगे? बता ले हाँ कुछ वकील भी बनेंगे ना। अच्छा, हाँ तो फिर तो सही है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन आपने कैसे किया? आप कंप्लीट करो, बट साथ साथ में जैसे आपका SRA कंप्लीट हुआ, लिमिटेशन कंप्लीट हुआ, तो उन्हें बीच बीच में आधे घंटे तो लगने हैं रिवाइज़ करने में। SRA लिमिटेशन तो ऐसा है कि आप कभी भी उठाए तो आपके एक बार बैठे तो वो तुरंत रिवाइज़ कर सकते हो। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आप तुरंत तुरंत रिविज़न करते रहो। और आपका BNSS वगैरह, तो इसको तो प्रॉपर करते रहो, क्योंकि नहीं है ना MCQ के साथ। हाँ MCQs लगाते रहो, वो अच्छा रहेगा। तो आप जैसे एक टॉपिक कर रहे हो ना, तो उस टॉपिक के लगा लो, या सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो तो MCQs लगाते रहो। वो एक काइंड ऑफ रिवीजन ही है, वो चीज़ें आपकी रिमाइंड होते जाएंगी कि हाँ ऐसा था। तो रिवीजन तो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके कारण बहुत लॉस भी हुआ है मेरा। कभी कभी यही होता था कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट ऐसे हो जाता था। तो रिवीजन करते रहोगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि अभी हमने अवंतिका को सुना, एक चीज़ है जो बोले ना कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो एक ही प्रश्न है जो बहुत अच्छे से उत्तर दिया, इसके अलावा करोगे क्या? अब जिसको नहीं पढ़ना है तो वो एक अलग प्रश्न है, पर जो यहाँ आया है तो उसमें से 70% तो पढ़ने ही आया है। अब वो 30% है जो अपने आप को टेस्ट करने आए। तो ठीक है, वो 30 की भीड़ अलग हो जाती है, पर ये मान के चलिए कि कंपटीशन ऐसा है कि जब तक आपका निकलेगा नहीं तब तक आप जो है उसको करते रहिए। और नोट्स की बात है तो चलिए, नोट्स प्रश्न आया तो आपको बता दूं कि हम लोग नई जगह तो जा ही रहे हैं, बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। और BSA के बाद जो है अब आप लोगों को आपकी क्लास में कंटिन्यूस सब्जेक्ट वाइज आपको सारे नोट्स मिलते जाएंगे। हो सकता है कि 2 से 3 महीने में हमारे सारे नोट्स के प्रोसेस चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको बार बार। पर मेरे को डर एक ही चीज़ का है, उसको दूँ या ना दूँ आप लोगों को, क्योंकि जैसे ही मैंने नोट्स दिया तो आप बेईमान हो जाओगे, मुझे मालूम है। और अगर नोट्स से ही सिलेक्शन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ने से ज़्यादा टेलीग्राम में चला जाना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम में तो अतः मतलब कोई लिमिट नहीं है नोट्स की। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरे इंडिया के सारे बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे। पर मैं बार बार ये कहता हूँ, आपका पढ़ा हुआ ही आपको एग्ज़ाम में याद आएगा। नोट्स किसी के बने हुए या किसी और के नोट्स जो हैं वो आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे। तो बैरेट को यूज़ करो, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसा कि यहाँ पर जो आते हैं उनको एक छोटा सा सम्मान हमारे द्वारा किया जाता है, ताकि हमारे सितारे बढ़ते रहें और आप लोग भी इस सितारों में शामिल हो जाएं। अवंतिका को मैं ये नहीं बोल सकता कि वहाँ से यहाँ कैसे लगा, पर हाँ ये है कि वो भी कभी जो है कि स्टूडेंट थी, और वहाँ से यहाँ तक मतलब आपके सिलेक्शन तक आपको आने में कैसा लगा। 2 शब्द में ये सुनते हैं अपन, क्या महसूस किया रिज़ल्ट के आने के पहले तक और रिज़ल्ट के आने के बाद आज तक। सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं हाँ, कर पाऊँगी। जितना कौन सा है, घर पे जाना है सबको। सर मतलब जो चीज़ें सोची थी ना, एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही है। कभी बचपन से मेरा ड्रीम था कि मेरे को जज ही बनना है, भले ही टाइम लगा मतलब अचीव करने में, लेकिन जैसा जैसा मैंने सोचा था कि उसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा, और आज सच में मैं आई हूँ सर के पास। कभी ऐसा ड्रीम रहा ही होगा कि मैं किसी कोचिंग में पढ़ूंगी तो फिर मैं आऊँगी और सामने लोग बैठे होंगे, तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पेरेंट्स खुश हैं, सब आसपास के सब लोग खुश हैं। सर लोगों को इतनी अच्छी खुशी मिलती है कि अगर उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट कुछ हासिल करते हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और सच में बताऊँ तो रिज़ल्ट आने के 2-3 दिन बाद तक तो एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग थी। मैं यही बोलूँगी कि कि हर किसी की लाइफ में ये टाइम आना चाहिए। मतलब हर इंसान जो डिज़र्व करता है वो ये टाइम बिल्कुल डिज़र्व करता है। जो मेहनती है उसको ये टाइम मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आप लोग सबको मेरा बहुत सारा बेस्ट विशेस है, बहुत सारी, सबको वो टाइम मिले और ये सक्सेस देखो, आप लोग को सेलिब्रिटी बनना है ना, मेहनत करना। अच्छा, मैं हमेशा बोलता हूँ, इनको भी हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, सिलेक्शन के बाद सबसे पहले आपके खोए हुए रिश्तेदार मिलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। मामा का मामा, मैं वो फलानी मौसी बोल रही हूँ, मैं फलानी बुआ बोल रही हूँ, और रात भर ताता लगा रहता है फ़ोन का। सर मतलब मेरे फ़ोन पे तो कम ही कॉल्स आ रहे थे, मेरे ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं है। मम्मी का फ़ोन बिज़ी, पापा का फ़ोन बिज़ी, सिस्टर का फ़ोन बिज़ी, सबका फ़ोन बिज़ी था। और मैं बस 2 मिनट भी नहीं बात कर पा रही थी किसी से। हाँ थैंक यू बस ऐसा ही था।
फिर मम्मी पापा है सब कॉल वेटिंग, मतलब इतने कॉल्स थे कि हम फ़ोन रख ही नहीं पा रहे थे। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। लोगों जिनसे कई कई सालों तक बात नहीं हुई वो आपको याद करने लगते हैं, तो और क्या चाहिए फिर। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बहुत जल्दी यहाँ पहुँचे, वहाँ से यहाँ आने तक का सफ़र जल्दी तय करें। अब वैकेंसी है। और एक चीज़ हमेशा मैं डे 1 में भी जिस दिन 3 साल का रूल आया था, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बने। मेरा वीडियो अलग था, मैंने बोला था भाई इसको आप जो है अपॉर्चुनिटी समझो, इसको हर्डल मत रखो। मैं डे 1 में आपको प्लानिंग दे दिया था, दूसरे दिन बता दिया था आप 3 साल को कैसे इसको यूज़ कीजिए। ऑलमोस्ट 1 साल निकल गया है आपका और हमारा, 2 साल बचे हैं, कब निकल जाएंगे पता नहीं लग जाएगा। बस कंसिस्ट रहिए आप लोग।